नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का गायत्री क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे अध्याय 6 अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाओं की। इससे पहले हम लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड की, कि इसके अंदर आप लोग देखोगे कि किस प्रकार से मृदाओं का जो प्रभाव है वो हमारे पेड़ पौधों या जो हमारे क्या नाम से जो खेती होती है उस पर पड़ता है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा थर्ड टॉपिक है वो है पौधों पर मृदा अम्लीयता का प्रभाव। किस प्रकार अम्लीयता का प्रभाव पौधों पर पड़ेगा वो देखिए। पौधों पर मृदा जो अम्लीयता का जो प्रभाव है ये कितने प्रकार से, दो प्रकार से इन्हें बांटा गया है, दो प्रकारों में इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रकार जो है वो है प्रत्यक्ष प्रभाव। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रभाव। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि क्या नाम से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम किसी चीज़ को देख लें तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। तो ये वही प्रत्यक्ष प्रभाव है, मतलब जिनको हम देख लें तो उसके लिए किसी प्रमाण की फिर आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें पहला है पौधों की जड़ों के ऊतकों पर H+ का विषैला प्रभाव पड़ता है। जो देखिए, यदि अम्लीय मृदाओं में हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो खेती करने से क्या होगा कि उनकी जो जड़ें हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन H+ जो आयन है या जिन्हें हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, तो इन आयनों का क्या होता है विषैला प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका आता है पादप झिल्लियों द्वारा धनायनों की पारगम्यता पर मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है। मतलब पादपों की जो झिल्लियाँ होती है, इन पादपों में कोशिका झिल्लियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी झिल्लियाँ इनकी मिलेगी, तो इनकी पारगम्यता का प्रभाव भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इनकी पारगम्यता क्या होती है, पहले तो सुगम होती है, परंतु यदि धनायन H+ आयन यदि इनके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे तो इनके जो सूक्ष्म छिद्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक होने से इनके सूक्ष्म छिद्रों द्वारा आयनों का या क्या नाम से जल का या क्या नाम से किसी भी कार्बनिक पदार्थ का इनमें क्या होगा, अधिशोषण नहीं होगा और उनका आदान प्रदान भी नहीं होगा। तो इस चीज़ में भी इनके बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा हमारे पास में आता है जड़ों द्वारा भास्मिक तथा अम्लीय अवयवों के बीच संतुलन में बाधा उत्पन्न होना। अब क्या होता है कि जड़ों द्वारा भास्मिक और अम्लीय अवयवों के बीच संतुलन में बाधा उत्पन्न होना, इसका मतलब ये है कि यदि आप मान लीजिए कि क्या नाम से यदि भास्मिक मूलक होंगे और अम्लीय अवयव जो हैं आप लोगों के पास में, इसके अंदर भास्मिक की यदि मात्रा उसे पौधे को कम चाहिए, यदि अम्लीयता की ज़्यादा चाहिए, यदि अम्लीयता की कम चाहिए या भास्मिक की ज़्यादा चाहिए, तो इस प्रकार से उनका संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और बिगड़ने से पादपों पर इसका जो अनुचित प्रभाव पड़ता है या विपरीत प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा चौथा, इसमें है मृदा अम्लता पौधों के एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित करके पौधों पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि मान लीजिए कि पौधों पर अम्लीयता बढ़ती है, तो अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या होता है, जो इनके अंदर एंजाइम सीक्रेट होते हैं या एंजाइम इनके अंदर होते हैं, तो उन एंजाइमों पर भी इसका क्या होता है विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए यदि जिब्रेलिन हार्मोन जो है, जिब्रेलिन हार्मोन आप लोग जानते होंगे, भली बात होंगे कि यदि मान लीजिए जिब्रेलिन हार्मोन यदि इसके ऊपर ज़्यादा बनता है, यदि इसकी टहनियों पर ज़्यादा बनता है या कलियों पर ज़्यादा बनता है, तो क्या होगा, पौधा बड़ा होगा तो हवा से क्या होगा, वो गिर जाएगा और गिरने से क्या हो जाएगी, पौधा की मृत्यु निश्चित है या पौधा की खेती जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसी कारण से इसकी अम्लता का एंजाइम परिवर्तनों पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। क्या होते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव? विभिन्न पोषक तत्व, जैसे अब आप लोगों के पास में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे फास्फोरस है, तांबा है, जिंक है, और ये जो होते हैं ये पौधों की को प्राप्यता पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ये कौन से प्रभाव होते हैं आप लोगों के? प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है। दूसरा आता है अधिक मृदा अम्लता होने के कारण एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह आदि के अधिक विलय होने के कारण इनकी प्राप्यता अधिक होने से पौधों में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। अब मान लीजिए कि यदि आप लोगों के पौधों पर अम्लता होने के कारण क्या होगा, आप लोगों के अम्लता किसके कारण उत्पन्न होती है, एल्यूमिनियम के कारण उत्पन्न होती है, आप लोगों के मैग्नीशियम के कारण उत्पन्न होती है, मैग्नीज के कारण उत्पन्न होती है, लोहे के कारण उत्पन्न होती है, और आप लोगों के हाइड्रोजन आयन, ये तो राजा है इसके अंदर। क्या है ये? राजा है। ये तो ज़रूरी है क्योंकि इससे एक्टिव जो है आप लोगों के अम्लता प्रदान करता है ये H+ आयन जो है। ये तो आप लोगों की यदि मान लीजिए नहीं लिखते हो तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, यदि बिना सोचे समझे इसको लिख दीजिएगा। यह अम्लीयता का कारण होता है। और क्या होता है कि
अधिक विलय होने के कारण, अब ये क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं और विलय होने के कारण इनकी प्राप्यता अधिक होती है और अधिक होने से क्या होते हैं, पौधों पर इनका विषैला प्रभाव पड़ जाता है और पादपों की मृत्यु निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट होता है मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता घटती है, क्योंकि ज़्यादा अम्लीय यदि मृदा हो जाएगी तो इनके अंदर क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर पनप नहीं पाएंगे और सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और समाप्त होने से क्या होगा, जो हमारे मृदा को खोखले करने वाले हैं, मृदा को उपजाऊ करने वाले जीव हैं, जैसे हमारे केंचुआ है, तो इनकी प्राप्यता भी इनके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम होने से मृदा भी खराब हो जाएगी। आगे हैं पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मान लीजिए कि आप लोगों को ही यदि मान लीजिए पोषक तत्व ना मिले तो क्या होगा, पोषक तत्व नहीं मिलने से क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे और रोग उत्पन्न होने के बाद में क्या होता है, मृत्यु निश्चित होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका फोर्थ है अम्लीय मृदा सुधार। अब किस प्रकार से आप लोग अम्लीय मृदाओं को सुधार सकते हो कि हमें यदि मान लीजिए हमारी भूमि अम्लीय है तो उसे हमें सुधारना, तो किस प्रकार से हमें सुधारना है, तो इसमें देखिए जो सुधारक हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। अम्लीय मृदा सुधारकों को निम्न यौगिकों के अंदर या यौगिकों के अंदर इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है इसके अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आप लोगों को दोस्तों, इसका पहला कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र सामान्य सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका सामान्य सूत्र है। दूसरा होता है हमारे यहाँ पर डोलोमाइट। डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है, हमारे सूत्र जो होता है, आप लोग इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूत्र भी इसके साथ याद करते जाइएगा, क्योंकि इनके एग्जाम में सूत्र भी यहाँ से पूछ सकते हैं। जो डोलोमाइट का सूत्र जो हमारे होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, CaMgCO3 का होल ट्वाइस आप लोगों के डोलोमाइट का सूत्र होता है। दूसरा ये है। तीसरा जो आप लोगों के आता है वो है बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कि जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हो, वही आप लोगों का क्या कहलाएगा, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। चौथा हमारे पास में आता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है आप लोगों के, बुझा हुआ चूना, जिसके अंदर आप लोगों के हाइड्रोजन आयन भी उसके साथ में होंगे, तो क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये देखिए ये कैल्शियम है और कैल्शियम के ऊपर क्या होंगे आप लोगों के 2 हाइड्रोजन आयन इस तरीके से व्यवस्थित होंगे और इसी के कारण क्या होता है, ये मृदा अम्लता को क्या करता है, सुधारने का काम करता है। और इसके बाद में देखिए पांचवा जो हमारे पास में आता है ये क्या है, मार्बल। मार्बल का मतलब ये है कि जो हम हमारे घरों में सफ़ेद पत्थर लगाते हैं वो मार्बल होता है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, CaCO3। मतलब ये भी क्या होता है आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो हमारे मार्बल भी बना हुआ रहता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ रहता है। 6 आता है हमारे पास में खड़ियाँ। खड़ी आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि गाँव में इनमें तो क्या नाम से खड़ी के चौके वगैरह भी लगाते हैं। इसमें क्या नाम से गाँव के अंदर मांडने भी इसी खड़ी से ही बनाते हैं। तो इसका भी जो सामान्य सूत्र है ये भी इसका सामान्य सूत्र होगा CaCO3, वही कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों की रासायनिक नाम जो है इसका वो कहलाता है। 7वां आता है दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, इसको तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, झोंका भट्टी धातुमल। क्या है ये, झोंका भट्टी धातुमल। इसका सामान्य सूत्र है CaCO3 और आप लोगों के इसके साथ में CaSO4 भी उसमें शामिल होगा। तो यही आप लोगों को क्या कहलाता है, झोंका भट्टी धातुमल कहलाता है। तो दोस्तों वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि आप लोग अम्लीय जो मृदा सुधारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो है। तो पहला देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दूसरा होता है हमारे पास में डोलोमाइट CaMgCO3 का होल ट्वाइस डोलोमाइट। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पांचवा होता है आप लोगों के मार्बल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। छठा होता है खड़ियाँ CaCO3 वही कैल्शियम कार्बोनेट। झोंका भट्टी धातुमल CaCO3 तथा CaSO4 इसका सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। देखिए पांचवा हमारे पास टॉपिक है अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर होने वाले परिवर्तन। की अम्लीय मृदा में यदि आप लोग चूना मिलाओगे तो उससे कौन कौन से परिवर्तन होंगे, क्या रासायनिक अभिक्रिया होंगी, ये हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। देखिए चूने को सबसे पहले क्या होता है कि इसे डालने से पहले बारीक पीसा जाता है। कैसा पीसा जाता है दोस्तों, इसे बारीक पीसने के बाद में चूने को क्या नाम से मृदा के अंदर मिलाया जाता है या उसकी ऊपरी सतह पर इसको क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इसे फसल बोने से 7 दिन पूर्व खेत में डाला जाता है। जब आप लोगों को फसल इसमें बोनी है, किसी खेत में अम्लता ज़्यादा है और उसके अंदर आप लोगों को फसल बोनी है तो उसमें 7 दिन पहले ही क्या करोगे, इसको डाला जाता है। तथा इसके बाद में आप लोगों को उसमें 5 वर्ष तक कोई भी
जो अम्लीयता को सुधारक है या अम्लीय सुधारक जिन्हें अपन कहते हैं, वो डालने की इनमें ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी प्रकार का चूने का उपयोग आप लोगों को इसमें नहीं करना है। इसके बाद में आप लोगों को लेबोरेटरी में इसका मृदा का सैंपल लेके जाना है। यदि इसमें ज़रूरत हो तो ही आप लोग इसमें फिर चूने का उपयोग करेंगे, नहीं तो आप लोग इसमें चूने का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में आता है, मृदा में चूना मिलाने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। जो पहला परिवर्तन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आप लोगों के जल के साथ में रिएक्शन करती है। तो क्या होगा आप लोगों के, देखिए कि अम्लीय मृदा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके बाइकार्बोनेट में जाती है। किस में बदल जाती है, बाइकार्बोनेट के अंदर आप लोगों की क्या होगी, बदल जाएगी, जिसके कारण क्या होती है, मृदा अम्लता में सुधार होता है। क्या हो जाएगी आप लोग, ये मृदा अम्लीय से अम्लीयता की जो प्रवृत्ति होगी उसकी क्या हो जाएगी, वहाँ से घट जाएगी। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम इन लोग इसमें। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है आप लोगों के, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, जल से करवाएंगे। तो आप लोगों का क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, CaOH का होल्टवाइज अपन इसे कहते हैं। अब इसके बाद में CaOH का होल्टवाइज आप लोग बना, ये क्या करेगा, H2CO3 के साथ में आप लोगों के रिएक्शन करेगा और H2CO3 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से देखिए आप लोगों के 4 हाइड्रोजन मोलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे आप लोगों के, ठीक है। साथ में यदि आप लोग OH का होल्टवाइज को खोलोगे तो OH, ठीक है, और ये OH, तो ये खोला आप लोगों ने। अब यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं इसके साथ के, वो इसके साथ में, या जो 4 हाइड्रोजन है इनके साथ में यहाँ जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या आप लोगों के पास में, कैल्शियम, और ये क्या बचा आप लोगों के, CO3 कार्बोनेट। तो CO3 आप लोग और 2 हाइड्रोजन आप लोग ये बचे, तो दोनों ये आप लोग यहाँ पे आप लोगों क्या होगा, यहाँ पे रह जाएंगे। तो CaHCO3 का CO3 आप लोग यहाँ पे बचेगा, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पे होल्टवाइज होगा, ये क्या है, होल्टवाइज आप लोगों होगा, ताकि आप लोग 2 हाइड्रोजन तो ये बचेंगे यहाँ से, तो क्या नाम से CO3 भी आप लोगों के क्या है, 2 है, तो यहाँ पे CO3 भी क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, इस समीकरण को संतुलित कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में CaCO3 जो हमारा बनता है, CaCO3 जो आता है वो क्या होगा, वो वापस से क्या करेगा, आप लोगों के H2CO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो आप लोगों के CaHCO3 का होल्टवाइज बनाएगा और इससे क्या होगी, आप लोगों की जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी, अम्लीयता मुक्त आप लोगों की मृदा होगी। नेक्स्ट आता है मृदा क्लोराइड के साथ में प्रतिक्रिया। अब मृदा क्लोराइड के साथ में क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो देखिए, मृदा में चूना मिलाने पर K+ आयन मृदा पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं और K+ आयन मृदा पर अधिशोषित होने के बाद में क्या होगा, वो मृदा अम्लीयता क्या होगी, मृदा की अम्लीयता आप लोगों के घट जाएगी। तो इसमें रासायनिक समीकरण से आप लोग समझते हैं क्या, देखिए कि ये जो आप लोगों के अम्लीय मृदा है वो क्या है, कि किसी मिट्टी पर क्ले क्या है आप लोगों की मृदा है, उस पर हाइड्रोजन आयन आप लोग हैं, ये मृदा कैसी है, अम्लीय है। तो इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के OH और आप लोगों का OH, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन तो आप लोगों के निकल जाएंगे, ठीक, 2 ऑक्सीजन तो ये हैं आप लोगों के और 2 हाइड्रोजन आप लोगों के यहाँ पे ये उपस्थित हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्या होगा, आप लोगों के ये जो जल का अणु बन कर के ये बाहर निकलेगा और आप लोग यहाँ से कैल्शियम जो अलग होगा वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, आप लोगों की मृदा पर अधिशोषित हो जाएगा। तो ये कैल्शियम युक्त क्ले आप लोगों के बना देगा। नेक्स्ट आती है आप लोग इसमें ही वही क्या होगा, CaSCO3, या तो आप लोग ये रिएक्शन लिख देना या ये रिएक्शन लिख देना। तो मैं आप लोग कहता हूँ कि ये पहली वाली रिएक्शन ही आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड है इसमें वही है कि यहाँ से कैल्शियम निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आप लोग मुक्त होंगे। तो कैल्शियम किसकी जगह बैठेगा, जा करके हाइड्रोजन की जगह बैठेगा और क्या नाम से जो 2 हाइड्रोजन है आप लोगों के वो इसके साथ में क्या हो जाएंगे, आप लोगों के जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारे चूने का मृदा पर प्रभाव। अब चूने का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। पहला जो प्रभाव है वो है चूना डालने पर जो मृदा होती है, जब आप लोगों के कैल्शियम की जो कण है ये क्या होंगे, मृदा पर जब अधिशोषित होंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, आप लोगों की दानेदार हो जाती है। कैसी हो जाती है, दानेदार हो जाती है। दूसरा प्रभाव इसका है चूना मृदा की अंतः स्पंदन क्षमता को बढ़ाता है। अंतः स्पंदन क्षमता को मतलब यदि जो स्पंदन क्षमता जैसे गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा होगा, तो इस प्रकार की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। तीसरा आता है इसमें मृदा अपर्दन की क्षमता को क्या करता है, कम करता है। जब मृदा अपर्दन होगा उसको क्या करेगा, घटा देगा, इस चीज़ को वो कम करता है। क्योंकि जो मृदा के कण होंगे छोटे छोटे होंगे तो वो क्या होंगे, हवा के साथ में जल्दी से उड़ जाएंगे और यदि यही
कण दानेदार अवस्था में आ जाएंगे या एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो क्या होंगे, भारी भारी होंगे, और भारी होने के कारण इनको क्या क्या होगी आप लोगों के, जो हवा चलेगी या आंधी चलेगी तो उसके साथ में कम मृदा का अपरदन होगा। मैं नहीं कह सकता कि मृदा का अपरदन नहीं होगा, पर कम होगा। पौधों की अच्छी वृद्धि होती है, इससे क्या होगी, पौधों को अच्छी वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि पादपों के अंदर यदि कण दानेदार है तो दानेदार कणों के बीच में क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से देखिए, ये दानेदार कण होंगे आप लोगों के, ये इस तरीके से दानेदार कण होंगे, इस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी, तो ये क्या होंगे एक दूसरे। अब इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान बचे हमारे, तो के अंदर क्या होंगे, हवा का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान, खनिजों का आदान प्रदान क्या होगा, सुव्यवस्थित तरीके से होगा, और पौधों को खनिज लवण आदि भी अच्छी मात्रा में मिलेंगे तो क्या होगा, पौधों की अच्छी वृद्धि उसमें होगी। नेक्स्ट आता है मृदा के वायु एवं जल संचालन सुधार होता है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है छठा, मृदा की H+ आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी आएगी। H+ आयनों की सांद्रता में स्वाभाविक कमी क्यों आएगी, क्योंकि उस मृदा की अम्लता क्या हो गई, घट गई है। सातवां आता है OH आयन का सांद्रण बढ़ता है। OH आयनों का क्या होगा, सांद्रण बढ़ेगा, क्योंकि OH आयन क्या करेंगे आप लोगों की, उसकी अम्लता को क्या करता है, घटाते हैं। आठवां आता है आप लोगों के, मृदा के pH मान में वृद्धि होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की विलेयता भी क्या हो जाती है, उसमें घट जाती है। ये भी क्या होंगे, पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा आप लोगों के, जो लोहा है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीज है, ये क्या हो जाएगी, इनकी विलेयता घट जाएगी। और इनकी विलेयता घटने से क्या होगा, अम्लीय जो प्रभाव है, कैसा प्रभाव है आप लोगों के, अम्लीय जो प्रभाव है वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों के, घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है लवणीय मृदाएं। अम्लीय मृदाएं तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं, बात करते हैं हम लवणीय मृदाओं की। लवणीय मृदा क्या होती है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये देखिए क्यों पाई जाएगी, क्योंकि जहाँ पर आर्द्रता होगी वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। उस वर्षा के कारण क्या होती है, जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुल कर के मृदा के निचले संस्तर जो होते हैं उनके अंदर क्या होते जाते हैं, वो चले जाते हैं। और ये कौन सी प्रोसेस होती है आप लोगों के, लीचिंग जो प्रक्रिया है, इस लीचिंग प्रक्रिया से क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, मृदा के नीचे चले जाएंगे और वो मृदा कैसे हो जाती है, ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। इसी कारण से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में आप लोग क्या हो जाएगा, लवणीय मृदाएं ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें लवणीय मृदा जो है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो इसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। अब राजस्थान में भी चूरू, श्रीगंगानगर, बूंदी आदि जिलों के अंदर इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आएगा लवणों के हानिकारक प्रभाव से पौधों की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। लवण हो, क्षार हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनके हानिकारक प्रभाव से पौधों की मृत्यु निश्चित होगी और वो ज़्यादा देर तक क्या होंगे, पनप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पहला टॉपिक है लवणीय मृदा बनने के कारण। अब लवणीय मृदा क्यों बनती है, क्या कारण है इनके, पहला देखिए जलवायु। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कि उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की, तो इससे भी लवणीय मृदा बनने का प्रभाव होता है। इसमें देखिए शुष्क क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है और ताप भी क्या होता है, अधिक होता है, वहाँ लवण मृदा सतह पर जम जाते हैं। जो लवण होते हैं ये क्या होते हैं, मृदा की सतह पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और मृदा की सतह पर जमने से क्या हो जाते हैं, वो मृदा लवणीय हो जाती है। और वर्षा होने पर ये लवण क्या हो जाते हैं, मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं। परंतु क्या होगा कि जब वाष्पीकरण तेज होगा तो, और वाष्पीकरण तेज होने के कारण क्या होगा, ये उस पानी के साथ में जो लवण है वापस से मृदा की सतह पर जम जाते हैं। और मृदा की सतह पर जमने के कारण क्या हो जाते हैं, ये मृदा वापस से आप लोगों के लवणीय हो जाती है। दोस्तों वापस से मैं बता दे रहा हूँ कि शुष्क क्षेत्रों में जब क्या होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। और यदि जब वर्षा होगी तो क्या नाम से जो लवण है वो क्या होते हैं, उस पानी के अंदर घुल कर या मिलकर क्या हो जाते हैं, मृदा की निचले संस्तरों में चले जाते हैं। और निचले संस्तरों में जाने के बाद में क्या होता है कि जब उनका तेजी से वाष्पीकरण होगा, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा। और वाष्पीकरण तेजी होने के कारण क्या होगा, जो यहाँ से आप लोगों के जो लवण है वो तेजी के साथ में क्या होंगे, उस पानी के साथ में आएंगे और मृदा पर वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। क्योंकि लवण तो उड़ते नहीं है, और लवण उड़ेंगे नहीं तो मृदा की सतह पर क्या होंगे, आप लोगों के जम जाते हैं। नेक्स्ट कारक आता है इसमें लवणीय जल से सिंचाई। यदि आप करते हो लवणीय जल से सिंचाई करते हो तो क्या होगा, आप लोगों के लवण है वो क्या होंगे, मृदा की सतह पर क्या होंगे, जम जाएंगे। और मृदा की सतह पर जमने से वो मृदा कैसी हो जाएगी, आप लोगों की हार्ड हो जाएगी। और हार्ड होने से वो मृदा कैसी हो जाएगी, आप लोगों की लवणता को प्राप्त होगी। तो देखिए एक ही तरह के जल से लगातार सिंचाई करने से लवणता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। यदि मान लीजिए एक ही प्रकार के जल से आप लोग सिंचाई करोगे तो लवणता में क्या हो जाएगी, आप लोगों के उसमें मृदा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जल के
नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का जल के दिशाओं से। यदि मान लीजिए आप लोगों का जो खेत है वो नीचे के तल पर स्थित है और आप लोग यदि मान लीजिए कोई तालाब है वो ऊंचा है, तो उसमें से क्या होगा, पानी रिसेगा और रिस करके जब आप लोग साथ के खेत में आता है तो क्या होगा, खेत में आने से क्या होगा, उसके साथ में लवण भी आएंगे और लवण आने से आप लोग वो खेत के ऊपर क्या हो जाएंगे, खेत के ऊपर एक परत सी जम जाएगी। इसके कारण भी क्या होती है, उसकी मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो देखें कि जल के लगातार रिसने के कारण जल में उपस्थित जो लवण है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मृदा की ऊपरी जो सतह है उन पर क्या हो जाते हैं, आकर के जमते रहते हैं, जिससे भी क्या हो जाती है, मृदा लवणीय हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि यदि आप लोगों की कोई टंकी है या हम कूलर चलाते हैं तो कूलर की टाटियों पर धीरे धीरे पानी जो जमता जाता है और जमने के कारण वो पानी कैसा हो जाता है, आप लोगों के जो ताड़ियाँ वगैरह हैं उन पर सफ़ेदी जम जाती है और सफ़ेद क्या है, आप लोग लवणी कहलाते हैं। क्या होती है, लवण कहलाते हैं। यदि मान लीजिए आप लोग पसीना भी आता है गर्मियों में और यदि आप लोगों ने काली शर्ट पहन रखी है या किसी भी डार्क कलर की शर्ट पहन रखी है तो आप लोगों की क्या हो जाती है, वो शर्ट सफ़ेद धब्बे उनके अंदर बनते हैं और वो धब्बे क्या किसके होते हैं, आप लोगों के लवण के होते हैं। तो यही जो है आप लोगों के सेम टू सेम प्रोसेस आप लोगों के किस में होता है, आप लोगों के जल के रिसाव में आप लोगों के होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है उच्च भूमि जल स्तर। अब भूमि का जल स्तर भी क्या होगा, इसमें उच्च होगा तो भी क्या होगा, रिसाव होगा। भूजल जो स्तर है आप लोगों के भूमि की सतह के निकट होने से भी क्या होता है, सतह पर लवण क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं और जिससे क्या होती है, मृदा आप लोगों के लवणीय हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपर्याप्त। यदि मान लीजिए खेत में आप लोगों के अपर्याप्त जल नीचे होगी, जिसके कारण क्या होता है कि जल आप लोगों के खेत में भरा हुआ रहेगा, तो जल तो क्या हो जाएगा, आप लोगों के ये जल तो कारण से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और उड़ने के बाद है वो मृदा की सतह पर जमते रहेंगे और इससे आप लोगों के जो लवण हैं वो मृदा पर जमते रहेंगे और वो मृदा कैसे हो जाएगी, आप लोगों के लवणीयता को प्राप्त होगी। नेक्स्ट आप लोगों के मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत। अब मृदा जो है उसके ऊपर यदि मान लीजिए आप लोगों के धीरे धीरे लवण जमते रहते हैं तो उसकी सतह कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है और इसी कारण से वो मृदा कैसी हो जाएगी, आप लोगों के लवणीयता को प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मूल पदार्थ की प्रकृति। अब मूल पदार्थ की प्रकृति में देखते हैं कि यदि मृदा का निर्माण खनिज तथा लवणों से भरपूर चट्टानों द्वारा होता है तो भी क्या नाम से उसके अंदर लवणीयता को प्राप्त होती है या वो मृदा कैसी होती है, आप लोगों के लवणीय होती है।